like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. इतना तेल गर्म हो रहा है, देख लीजिए, है ना। डायरेक्ट इसमें हम सर्जेटी से गर्म नहीं करते, है ना। हम क्या किए हैं, बड़े बर्तन में पानी लिए हैं, पानी गर्म हुआ, उसके साथ में ये कटोरी रखे उसके ऊपर, तो पानी के गर्माहट से याद कर लिया आपको, है ना। अब यह है कि एक बार गायत्री मंत्र बोलिए। आप सभी का स्वागत है यहाँ पे। स्नेहन की प्रक्रिया, जिसे हम अभ्यंग कहते हैं योग की परिभाषा में, वो शुरू होने जा रहा है। और हमारे साथ शिक्षांत है जो इस बेड पर हैं। इस पे 7 आसन जो है बैठने की प्रक्रिया, लेटने की, दाएं करवट बाएं करवट करके, वो 7 आसनों के परिवर्तन के हिसाब से अभ्यंग की क्रिया शुरू होगी। हमारे साथ निखिल है और आदर्श जी हैं, दोनों आपको अभ्यंग की प्रक्रियाओं से परिचित करवाएंगे। और बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं कि कौन कौन से स्टेप इस अभ्यंग की क्रिया में रहते हैं। सबसे पहले जो हम तेल का स्पर्श कराते हैं धीरे धीरे, तो तिल का तेल है ये लिया जा रहा है। अलग अलग रोगों के हिसाब से मेडिकेटेड ऑयल या फिर काढ़ा से बना हुआ चीजें ले सकते हैं जो स्नेहर का काम करते हैं। और धीरे धीरे स्पर्श कराना है। अभी हाथ बहुत कम लगानी है, धीरे धीरे उस पे, तो इस तरह से धीरे धीरे स्पर्श कराना है। अभ्यंग का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो क्रियाएं हैं, जैसे 2 लोग अगर अभ्यंग कर रहे हैं तो वो क्रियाएं एक समान दिशा में एक साथ होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अभ्यंग धीरे धीरे करना है। और अभ्यंग की विशेषता ये भी है कि धीरे धीरे किया जाता है, बहुत ज्यादा शरीर में दबाव नहीं दिया जाता है। अगर किसी के फैट ज्यादा है, उस परिस्थिति में हम थोड़ा सा दबाव के साथ इस क्रिया। तो अभी जो है स्पर्श की क्रिया चल रही है, धीरे धीरे शरीर के समस्त अंगों पर तेल लगाया जा रहा है। और इस तरह से जो है हमारे दोनों भाई साहब जो है अभी स्पर्श की क्रिया को संपन्न कर रहे हैं। और धीरे धीरे हाथों से संपूर्ण शरीर पर लगा दिया गया है। और अगला जो स्टेप है अब घर्षण का होगा, जिसमें तेल को पूरे शरीर पर वो फैलाएंगे और उसमें भी बहुत ज्यादा दबाव नहीं देना है। तो अगली प्रक्रिया जो है वो घर्षण का करें, धीरे धीरे से एक समान दिशा में दोनों एक साथ करें। इसमें कुछ ध्यान देने योग्य वाली बातें होती है, जैसा कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो हृदय की ओर उस हाथ को अपने नहीं ले जाएंगे, बल्कि उसके विपरीत दिशा में नीचे की ओर लेके आएंगे। अगर लो ब्लड प्रेशर है तो उसके हृदय की ओर ले जाएंगे, ताकि दबाव बराबर बना रहे और किसी तरह की समस्या जो हमारे पेशेंट है फिर क्लाइंट है उनको ना हो। तो इस तरह से जो स्पर्श की क्रिया है, धीरे धीरे घर्षण की क्रिया है वो संपन्न हो रही है ऊपर की ओर। और उसके बाद वो नीचे के लिम्स में भी यही करेंगे और धीरे धीरे ये क्रिया आगे बढ़ेगी। तो पूरा जो समय अवधि है वो लगभग आधा घंटा से पौन घंटे का होता है, जिसमें अगर एक कोई अभ्यंग कर रहा है तो उसमें लगभग 1.5। विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है कि 2 लोग एक ही क्रिया को इससे कम समय में अभ्यंग की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। हाँ रखो इंग्लिश में क्या हिंदी में भैया। नेक्स्ट इसमें एक अनुलोम और विलोम की है ना, ये कब होता है, मतलब अनुलोम विलोम ये है कि देखिए जो सामान्य व्यक्ति रहता है, सामान्य में सामान्य ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों प्रक्रिया समान रूप से आप कर सकते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर है ना, रक्तचाप जिनका ज्यादा है या हार्ट से संबंधित और कुछ भी समस्या है, तो उसे विपरीत और करेंगे, हार्ट के विपरीत और करेंगे, है ना। तो इसलिए अनुलोम विलोम का उतना ही अंतर है इसमें, है ना। जैसे कि हमारे भैया ने बताया कि जो रक्त संबंधी विकृति अगर किसी को है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की, तो उस दौरान 2 क्रियाएं होती है अभ्यंग में, अनुलोम और विलोम की। तो अनुलोम की क्रिया होती है रोम की ही दिशा में, मतलब रोम की दिशा में ही आप हाथों का चालन करेंगे। और विलोम में क्या होता है कि हाथ को रोम की विपरीत दिशा में उसको लेके जाएंगे। तो अनुलोम आप कब करेंगे, जब आप हाई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, उस स्थिति में आप ध्यान दें कि अनुलोम क्रिया करना है। और अगर हाई ब्लड प्रेशर, मतलब लो ब्लड प्रेशर की समस्या, तो इस परिस्थिति में विलोम की क्रिया करें, इससे रक्त का संचार अभ्यंग में बना रहता है। तो इस तरह से अब धीरे धीरे जो है पूरे घर्षण की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है, ठीक है। और अब धीरे धीरे
आपने देखा कि धीरे धीरे अब हम क्रम में आगे बढ़ते जा रहे हैं और यहाँ पे जो प्रक्रिया अभ्यंग में हो रही है उसे बोलते हैं फिशिंग या मछली चालन। आप देख रहे हैं कि जैसे मछली चलती है उसी तरह ये हाथों को अपने धीरे धीरे चला रहे हैं और धीरे धीरे इस क्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं। पूरा मारना अभी जो है हर अंग को अभ्यंग करने की कोशिश की जा रही है ताकि कोई भी अंग छूटे ना, और बहुत ही हल्के हाथों से हमारे दोनों भाई साहब जो हैं इस क्रिया को पूरा कर रहे हैं। अब जो फिशिंग है, फिशिंग की क्रिया है वो पूरे नीचे लोअर लिम्स पर पूरे तलवे से लेकर जंघा तक की जा रही है और धीरे धीरे तलवों पे भी मसाज की जा रही है। अब फिशिंग के बाद जो है वो रिंगिंग की क्रिया होगी, जो अगला स्टेप होता है इसमें। अब आप देखेंगे कि रिंगिंग की क्रिया किस तरह से होती है, अभी तय किया जा रहा है। आगे क्रम में बढ़ेंगे, बने रहिए हमारे साथ। अब तेल थोड़ा देर तक रह गया था जिसकी वजह से उसका तापमान सामान्य से कम हो गया था, इस वजह से हमने अभी इसे पानी पे पुनः रखा है। इसमें इसको डायरेक्ट फ्लेम पे इसलिए भी नहीं रखा जाता है क्योंकि मेटल्स की जो क्वालिटी होती है वो ऑयल में ना आए, साथ ही उसकी क्वालिटी खत्म ना हो, बर्न ना हो। इस वजह से इसमें हम लुक वार्म वाटर में इस ऑयल को रखते हैं। जो भी हमारा ऑयल है, नॉर्मल ऑयल है, मेडिकेटेड ऑयल, उसका यूज करते हैं और फिर धीरे धीरे उसको गर्म करते हैं। सही ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर के तापमान से थोड़ा गर्म होना चाहिए, ना बहुत ठंडा और ना बहुत अधिक गर्म। इस बात का ध्यान देते हुए आगे की क्रिया करेंगे। यहाँ पर अभ्यंग के क्रम में हम रिंगिंग की क्रिया कर रहे हैं। अभी वही करो, रिंगिंग में फिर से ऐसे आओ, फिर ऐसे ही करो। चलो ये देख सकते हैं कि ये रिंगिंग की क्रिया है, एक रिंग की तरह हाथ का स्ट्रक्चर बना के और पूरे इसके जो हमारे पैर है उसको कवर किया जा रहा है ताकि कोई भी अंग, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है, छूटे नहीं। अगला करेंगे घुटनों का क्लॉकवाइज होगा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिखा दो, स्टार्ट कर दो। तो एक क्रिया कर रहे हैं यहाँ पे अभ्यंग में। जो अगला क्रम हो रहा है वो रोलिंग की क्रिया हो रही है। आप देख सकते हैं हाथ को रोल किया जा रहा है। स्पेशली इसमें ध्यान दिया जाता है कि जो जॉइंट्स हैं हमारे, आप देख सकते हैं जैसे नी जॉइंट है, उस पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे वो धीरे धीरे उसके स्ट्रक्चर के अनुसार उस पर हाथ चला रहे हैं। तो इस तरह से जो हमारी रोलिंग की क्रिया संपन्न की जा रही है। बाकी के अन्य अंगों पर भी ऐसे ही रोलिंग की क्रिया की जाती है, चाहे वो थाई हो, चाहे नीचे की कफ मसल हो। नेक्स्ट पोजीशन है जो हम 7 पोजीशन की बात कर रहे थे कि शरीर को अलग अलग इसकी क्रिया की जाती है। तो देखा पहले हमने दंडासन की स्थिति में अभ्यंग किया और अब अगला जो है हमने सुपाइन पोस्चर पे रखा है, इन्हें पीठ के बल पे रखा है। और अब जो ऊपर का हिस्सा है हमारे थोरेसिक रीजन का, एब्डोमेन रीजन है, उस पर तेल लगाया जा रहा है और धीरे धीरे हर अंग को कवर करते हुए उन्हें उस पर तेल लगाया जा रहा है। और फिर वही क्रिया इनमें भी होती है कि पहले हमें तेल को स्पर्श कराना है, स्पर्श के बाद घर्षण कराना है, फिर अंगुली चालन करना है, हल्के हाथों से उंगली चलानी है। और उसके बाद जो अगली हमारी क्रियाएं हैं, चाहे वो हमारी फिशिंग की है, रिंगिंग की है, दलन भी है, इसमें ध्यान देने योग्य वाली बात यह है कि शरीर के जिस हिस्से में चर्बी है वहां पे हम दलन की क्रिया कर सकते हैं। और दलन की क्रिया कुछ ऐसे होती है कि हाथ को हमें थोड़ा सा स्टिफ करके चलाना होता है और जिसमें मसल्स आपस में इस तरह से मूव करती हो, तो ये दलन की क्रिया कहलाती है। उधर अगर ज्यादा है, बड़ा है, इसमें उधर में मांसपेशियां अधिक है, तो इस परिस्थिति में यहाँ पे दलन की क्रिया होती है जो मांसपेशियों और फैट को कम करने का काम करती है। स्नेहन तो देती है, ऑयलेशन का काम भी है इसका। तो इस तरह से ये फिशिंग का काम किया जा रहा है। हमारे पास थोड़ी जगह पीछे कम होने की वजह से किनारे से किया जा रहा है, लेकिन इस यहाँ पे जो रीजन है हमारा, हम ध्यान देने वाली बात इसमें है कि अभ्यंग की क्रिया जब भी संपन्न होती है तो उसमें हमारे मन पॉइंट होते हैं शरीर में, उन्हें दबाया जाता है। लेकिन विशेष रूप से ध्यान देने की बात यहाँ पे है कि जो हमारा इस रीजन पे जो मर्म है उन्हें अभ्यंग में नहीं दबाना है। जैसे बुध का है, नाभि का है, हृदय प्रदेश का या फिर कंठ प्रदेश के जितने मर्म है उन्हें अभ्यंग के दौरान नहीं दबाना है। ये बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसका हमारे क्लाइंट पे पड़ सकता है या फिर रोगी पे पड़ सकता है। इस परिस्थिति में ध्यान दें कि जो बुध, नाभि और
हृदय और कंठ के, और हल्के हाथों से यह क्रिया संपन्न करें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो क्रिया ये कर रहे हैं, ये दलन की क्रिया है। और दलन की क्रिया मैंने जैसे कि कहा था कि मांसपेशी अधिक होने पर हल्के दबाव के साथ संपन्न की जा सकती है। अब जो हमारा सुपाइन पोस्चर का अभ्यंग था वो संपन्न हो चुका है। अब दाईं करवट लेगा धीरे से, जो हमारा अभ्यंग का रोगी पेशेंट है, क्लाइंट है, और धीरे से पैर को इस व्यवस्था में क्रम में रखें कि ऑयलेशन ठीक से कर पाए और उस पर अभ्यंग की क्रिया पूरी तरह से संपन्न कर पाए। सुविधा बीच में रोगी को पूछ सकते हैं कि उसकी स्थिति कैसी है, उसे किसी तरह का सफोकेशन या और कोई समस्या तो नहीं हो रही है। ऐसी परिस्थिति में आपको ध्यान दें कि अभ्यंग की क्रिया अगर रोकने लायक हो तो रोक भी सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। बीच बीच में परिस्थितियां आप पूछ सकते हैं। के विभिन्न परिस्थितियों में बदलाव लाने का मुख्य कारण यह भी है कि हम शरीर के प्रत्येक अंग को कवर कर सकें। अभ्यंग, मालिश, मसाज अच्छे से हो सके, उन पर ऑयलेशन ठीक से हो सके, तो इसलिए शरीर को विभिन्न परिस्थितियों में बदला जाता है। अभी आप देख सकते हैं कि पहले दंडासन, पीठ के बल, अब दाईं करवट के साथ, तो दाएं शरीर हिस्से को पूरी, बाएं हिस्से को पूरी तरह से। ये अभ्यंग की जो क्रिया है ये मुख्य रूप से बात रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। ये बात, जैसे इसे पूर्व कर्मों में रखा जाता है पंचकर्म में, आयुर्वेदिक पंचकर्म में, लेकिन बात रोगियों के लिए ये मुख्य कर्म भी होता है जो बात को पूरी तरह से समाप्त करने में सक्षम है। इसलिए यह बात रोगियों के लिए मुख्य कर्म भी है और ये दोषों को ढीला करने का काम करता है, साथ ही उसे चालन कर उसे मोक्ष तक लाता है। और बाद में जो अन्य क्रियाएं होती है, हमारी प्रधान कर्म होती है, चाहे वमन, विरेचन है, आदि क्रियाओं के माध्यम से उसे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और दोषों को संतुलित कर दिया जाता है। तो हाँ, वो कर्म पेट के बल पे। अब जो पीछे का पूरा हिस्सा है, स्पाइन की ओर के हिस्से, उसको पूरा कवर किया जाएगा और फिर से वही क्रियाएं संपन्न की जाएगी जो कि पहले पूर्व में बताई गई है। स्पर्श, घर्षण, अंगुली चालन, फिशिंग, मछली चालन, रिंगिंग, रोलिंग आदि क्रियाओं, दलन क्रिया जैसी क्रियाओं के साथ इस क्रिया को संपन्न की जाएगी। आप देख सकते हैं कि दोनों अभ्यंगकर्ता एक साथ एक ही दिशा में हाथ को चला रहे हैं। इसका विशेष ध्यान दें कि अगर दो लोग अभ्यंग कर रहे हो तो उनकी हाथ की गति समान हो और सम हो। हमारे पूरी रीढ़ की हड्डी होती है, उस पर अलग अलग वर्टेब्रा होते हैं और 33 कितने वर्टेब्रा है, उन्हें अलग अलग उसकी मदद देख सकते हैं कि आप इस्तेमाल इस तरह से उंगलियों के अनुसार उस वर्टिब्रा पे हल्की हल्की मालिश करेंगे जिससे उस वर्टिब्रा की मालिश बहुत अच्छे ढंग से हो सके। तो इस तरह से धीरे धीरे उंगलियों के क्रम को लेके जाएं और पूरे वर्टिब्रा की मालिश हो। उसके बाद रोलिंग कर। अरे इसको ये शेप है ना, ये म्यूजिक भी इसमें यूज करो। और अभ्यंग में ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि सर्वाइकल रीजन हमारा बहुत ही परिस्थिति में बहुत ज्यादा जोर लगा के सर्वाइकल रीजन में अभ्यंग की क्रिया को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सहज हाथों से, ढीले हाथों से अभ्यंग की पूरी क्रिया को करना चाहिए और बहुत ज्यादा अभ्यंग की क्रिया में दृढ़ नहीं होना है। आप अपने अनुसार थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं और इस क्रिया को कर सकते हैं। ये इसमें धीरे धीरे चलाना चला सकते हैं आराम से। ये आप जैसे कि पीठ तक भी कर सकते हैं और कंप्लीट शरीर को करना है तो पूरा पैर तक कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइंटों में है ना, ज्वाइंटों में हल्का छोड़ देना है, घुटनों के पास छोड़ देना है आपको। ठीक है, घुटनों के पास से हाँ ये आगे बढ़ जाना है, वहाँ पे छोड़ देना है। फिर उसके बाद आप इस तरीके से बीटिंग कर सकते हैं, मुक्का मार है ना, हाथ में मुक्का जैसा बना के उसमें आप पूरा बैक में चला सकते हैं हाथ को। बहुत धीरे, मेरा तो लगा सर हाँ धीरे चलो, मुझे ऐसा नहीं आनी चाहिए मसल। हाँ ये जोड़ों में नहीं, तो स्लो ही करें। सारी पेशेंट बता देंगे ना सर। फिर क्लैपिंग कर सकते हैं, हाथ को इस तरह कटोरी की तरह से बना के।
गया सर्टिफिकेट बढ़िया मिल गया। दूसरे हल्का ही जोर लगेगा, है ना? लगेगा सामने वाले को फिर ज्यादा तेज है। इस तरीके से आप इस तरीके से लास्ट में है कि कंपन करने का। लास्ट में हम कंपन करेंगे। आप उसको अपने हिसाब से कंपन दे दो। ऐसे अब ये जो है कंपन की क्रिया की जाती है, वाइब्रेशन की क्रिया। तो अभ्यंग में जो आखिरी क्रिया के रूप में है ये कंपन किया जाता है, ताकि शरीर में बेहतर रक्त संचार बन जाए, मांसपेशियां अपनी समान अवस्था में आ जाए। और देख सकते हैं किस तरह से हाथ को तेजी से चलाना है और शरीर में थोड़ा सा कंपन जैसा अनुभव होने लगता है। अब आप देख सकते हैं कि ये बाई करवट लेगा, जो हमारा अभ्यंग वाला रोगी है। और जरूरी नहीं है कि अभ्यंग हम रोगी का ही करें, सामान्य व्यक्तियों का भी कर सकते हैं और उस क्रिया को संपन्न कर सकते हैं। तेल पुनः ठंडा हो गया था थोड़ा पुनः, और हम इसे अब फिर से हल्का गुनगुना करके और इस आगे की क्रिया को संपन्न करेंगे। सर आधा ग्लास है। अब बाकी जो शरीर का दायां हिस्सा है बाईं करवट में, निकाल दो यार। बाईं करना हटा जाएगा। अबे हमें भी ले लेना है। जो अगली स्थिति है वो हमने इन्हें बाएं करवट रखा है और बाएं करवट में शरीर का दायां हिस्सा अधिक दिख रहा है, उस पर ऑयलेशन की क्रिया की जा रही है। जैसा कि पूर्व में बार बार आपसे कहा जा चुका है कि पहले स्पर्श करना है, घर्षण करना है, फिर अंगुली चालन कर। बाकी की अन्य जो क्रियाएं हैं, फिशिंग है, रिंगरिंग है, रोलिंग है, दलन है, आदि क्रियाओं को करते हुए शरीर के संपूर्ण दहन की जाएगी। और जैसा कि अब ये एक साथ दोनों ये क्रियाएं संपन्न कर रहे हैं और इस तरह से पूरा जो शरीर का अंग अवयव है उनको कवर किया जा रहा है। पेशेंट को करो, पेशेंट बता दो। अब जो शरीर की अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति मतलब अभ्यंग की जो अंतिम प्रोसेस है, उसमें हमने 7वें अभ्यास में पुनः से दंडासन की अवस्था में लाया, जहाँ से हमारी अभ्यंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, क्रिया शुरू हुई थी। अब वहीं पे अभ्यंग की क्रिया समाप्त होने जा रही है और फिर से वही क्रिया करते हुए इस अभ्यंग की क्रिया को समाप्त किया जाएगा। इसके बाद हम इन्हें स्वेदन के लिए लेके जाएंगे, जो कि अभ्यंग के बाद महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उससे स्वेदन की प्रक्रिया से व्यक्ति को गुजारा जाएगा। बाईं करवट के बाद फिर से सीधा लेटा के, सीधा लेटा के फिर उसके बाद बैठा के। आप देख सकते हैं कि जैसे ही बाईं करवट की प्रक्रिया संपन्न हुई थी अभ्यंग की, उसके बाद हमने इन्हें पुनः से सुपाइन की पोस्चर में लाया है और सुपाइन में हल्के हाथों से फिर से अभ्यंग की क्रिया की जाएगी। और अगला जो 7वां और आखिरी स्टेप है हमारा, 7वां स्टेप है वो दंडासन की क्रिया है। और अब जो हमारे क्लाइंट है उसको हम दंडासन, ये 6वां है जो शारीरिक स्थिति है, वो 6th स्टेप है। अब 7वां स्टेप हम इन्हें बैठाएंगे। बैठा लीजिए। अब हो गया। कंधों में गले वाले अब ये अंतिम स्टेप है जिसमें 7वां स्टेप कह सकते हैं। शारीरिक जो पोजीशन है वो 7वां बॉडी के स्टेप है। इसमें हमने इन्हें पुनः से दंडासन मिलाया। अब बाद में पूरे शरीर में जो अंग आपके पास दिख रहे हैं उन पे हल्के हाथों से मसाज करना, बहुत ज्यादा जोर नहीं लगाना है जैसा कि बार बार कहा जा रहा है। और इसके बाद जो है स्वेदन के लिए लेके जाएगा। और इस तरह आप हमारी जो स्नेहन की क्रिया है वो लगभग संपन्नता की ओर है। हमारे निखिल और आदर्श भाई ने बहुत ही अच्छे से अभ्यंग की क्रिया को, जैसा कि उन्हें कल थ्योरी की क्लास में बताया गया था, आज प्रैक्टिकली उन्होंने करके दिखाया है। और उन्हें बहुत ही अच्छी स्पिरिट होती है एक स्टूडेंट की कि पढ़ाई के बाद उसे प्रैक्टिकली व्यवहार में लाए और करे। और इस तरह से शिक्षांत का अभ्यंग की क्रिया संपन्न की जा रही है। अब दोस्तों मैं आप सभी को अभ्यंग की क्रिया को समराइज करने जा रहा हूँ। इसका सारांश निचोड़ यही है कि शरीर को 7 अवस्थाओं से गुजारा जाता है। 7 अवस्थाओं में सबसे पहली अवस्था है वो रोगी को दंडासन की क्रिया में रखा जाता है। दंडासन के बाद सुपाइन पोजीशन में रखा जाता है, पीठ के बल रखा जाता है। पीठ के बल मसाज करने के बाद, अभ्यंग करने के बाद उसे दाईं करवट लेटाया जाता है।
दाएं करवट के बाद उसे प्रोन पोस्चर, पेट के बल पे लेटाया जाता है। उसके बाद बाईं करवट, और बाईं करवट के बाद पुनः सुपाइन पोजीशन पे लाया जाता है जो छठवां होता है। और उसके बाद आखिरी जो होता है वो पुनः से दंडासन होता है। इस तरह से 7 शारीरिक परिवर्तन के माध्यम से हम अभ्यंग की क्रिया को संपन्न करते हैं। और इसके बाद जो है स्वेदन की क्रिया संपन्न होती है। लगभग 2 लोगों ने मिलकर आधा घंटा से अधिक समय तक इस अभ्यंग की क्रिया को किया है। और बने रहिए हमारे साथ। और अब हम इन्हें इसमें विशेष ध्यान दें, ये सब कार्ड बना लेते हैं। इसमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन आप देख सकते हैं कि जैसे भोजन के लगभग 3 से 4 घंटे बाद ही हमें अभ्यंग की क्रिया को करना चाहिए। अगर कोई समस्या तो वीडियो के शुरुआत से अंत तक आपने देखा, बहुत ही ज़्यादा हमें अच्छा लगा। गाइज ये हमारे इस चैनल का उद्देश्य यही है कि आप लोग जो पंचकर्मा है उसके एक एक स्टेप्स को सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोगों पर यह जो अद्भुत ज्ञान है वह जन जन तक पहुँचे, ताकि जो लोग हैं इसका वास्तविक स्वरूप जो पंचकर्मा का है और जो आयुर्वेद का है उसका लोग जाने और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ करें। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।